हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 10 जिसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी, उसके जो क्वेश्चंस हैं ऑन पेज नंबर 124 एक्सरसाइजेस जिसका टाइटल है, उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इस चैप्टर पर बनाई हैं तो उन्हें आप एक बार पहले आप देख लें, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, फिर ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपको क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे और आप क्वेश्चंस का उत्तर भी दे पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने 6 या 7 सिचुएशंस दी गए हैं और आपको ये बताना है कि क्या किसी सिचुएशन में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि वर्क तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और उस पर डिस्प्लेसमेंट हो। दोनों चीज़ें हैं, फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क होगा पॉजिटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये होगा नेगेटिव। तो इसी को हम ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में भी समझ लेते हैं। ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को ऊपर फेंकें या हम पानी को पंप करें ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर, और फोर्स नीचे की ओर है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहां नेगेटिव होगा। तो अभी हम आ जाते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है। तो हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की, या विपरीत है, या 90 का कोण बना रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें क्या है, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड में एक बच्चा तैर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पानी पे अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करता है और आगे जाता है। तो मतलब वर्क हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, पानी, वो बच्चा पानी को पीछे पुश करेगा, पानी उसको आगे पुश करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड द चाइल्ड विल स्विम फॉरवर्ड। डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होगा, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो पहले पार्ट में वर्क हो रहा है। ए डोंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। डोंकी के ऊपर लोड है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, और मान लीजिए डोंकी ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो दोनों का एंगल 90 है। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई वर्क नहीं हो रहा। जब दोनों का एंगल 90 बने तो नो वर्क इज बीइंग डन, नो वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, उसको नीचे पुश कर रही है ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है या इस तरफ है, इधर भी होगा, एक ही बात है। इधर होगा तभी भी 90 का एंगल बनेगा। तो 90 का एंगल बन रहा है तो नो वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने लिखना है। थर्ड में क्या है, विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर। विंड मिल जो है पानी को लिफ्ट कर रही है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, पानी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है।
वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, विंड मिल इसको ऊपर खींच रही है, तो पानी ऊपर जा रहा है। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, या इसको बायोकेमिकल भी कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी तो यूज होगी, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो फोर्स बीइंग अप्लाइड, नो वर्क बीइंग डन। ये फोर्थ का आपका आंसर है। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, बिल्कुल वर्क होगा। इंजन फोर्स लगाता है, ट्रेन चलती है। कार फोर्स लगाती है, कार चलती है। घोड़ा जो है गाड़ी को खींचेगा तो फोर्स लगेगी, घोड़े की फोर्स लगेगी, वर्क होगा। तो इसमें नॉर्मली इंजन की डायरेक्शन भी सेम होगी, और मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी, और गाड़ी के चलने की भी डायरेक्शन सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। नॉर्मली गाड़ी जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में इंजन फोर्स लगाता है। फूड ग्रेन इज बीइंग ड्राइड इन द सन। धूप में आप फूड ग्रेन को सुखा रहे हैं, या कपड़ा भी सुखा रहे हैं, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा, नो वर्क बीइंग डन। जब अनाज सूख रहा है तो वो एक केमिकल प्रोसेस है कि पानी उसका इवापोरेट, केमिकल प्रोसेस भी नहीं है, उसका पानी मॉइस्चर जो है वो वेपर बन जाएगी और ग्रेन सूख जाएगा, लेकिन कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ए सेल बोट इज मूविंग, वो सेल बोट जैसे इंजन चल रहा है, इंजन पटरी पे चल रहा है और सेल बोट पानी में चल रही है, क्योंकि उसका जो मोटर है वो घुमा रहा है रोटर को, उससे सेल बोट चल रही है, तो वर्क इज बीइंग डन। तो ये आपके जो सभी पार्ट का आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। A object is thrown at a certain angle to the ground in curved path and falls back to the ground. The initial and the final position of the is horizontal. What is the work being done against by the force of gravity? एक पत्थर हमने यहां से फेंका, वो घूम के यहां पर आ गया, तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही थी, तभी ये नीचे आया। तो कहता है कि क्या वर्क हुआ इसके ऊपर। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, mgh। ठीक है, यहां पे जो h है वो 0 है, क्योंकि दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस सेम है। जिस हाइट से इसको फेंका गया था उसी हाइट पर आ गया। तो ग्रेविटी के केस में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं वर्टिकली, वर्टिकली कितना ऊपर गया या वर्टिकली कितना नीचे आया। ठीक है, तो अगर वो वहीं घूम के वापस आ गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 वर्क। mgh एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए आपको ग्रेविट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए ये नो वर्क डन। ए बैटरी लाइट से बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज। इसमें वर्क की बात नहीं कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि एनर्जी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, तो जब हम उसको बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है।
केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल जो है वो बल्ब में आएगी। तो बल्ब में दो चीज़ें होगी, एक तो होगा लाइट एनर्जी और दूसरा होगा हीट एनर्जी। तो ऐसे चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है लाइट और हीट दोनों में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल इंटू लाइट प्लस हीट। हर जगह एनर्जी एनर्जी भी लिख सकते हैं। ऐसे चेंज हो रहा है जब एक बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं एक बल्ब से। Certain force acting on 20 kg mass changes its velocity from 5 meter to 20 meter. Calculate the work done. अच्छा, इसमें आपने एक चीज समझनी है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब बाई वे ऑफ मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, या जो को किनेटिक एनर्जी भी बुलाते हैं। तो किनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो मतलब वर्क हो रहा है। जितनी किनेटिक एनर्जी चेंज हुई है उतना वर्क होगा। तो इसमें क्या था, शुरू में वेलोसिटी इसकी थी 5 मीटर, उस बाद में है इसकी वेलोसिटी 2 मीटर, मास इसका है 20 kg। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 स्टेज पे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास है 20 kg, वेलोसिटी है 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा कट के 10, 10 25 250 जूल्स। ये एनर्जी है जब उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर। तो ke2 जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहां पर 2 स्क्वायर होगा, 1040 जूल्स। तो इसकी एनर्जी कम हो गई। कितनी कम हुई? 250 माइनस 40, 210 जूल्स। तो ये जो एनर्जी कम हुई है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और यही वो पूछ रहा है कि जब इसकी एनर्जी इतनी कम होती है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द किनेटिक एनर्जी। तो पहले हमने किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर हमने की जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, दोनों को माइनस किया तो हमें पता लगा चेंज ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी जो है वर्क डन में यूज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5। A mass of 10 kg is at point A on a table. It is moved to point B. If line A and B is horizontal, what is the work done by gravitational force? अभी देखिए वही चीज आ गई, जो चीज मैंने आपको पहले समझाई थी जब हम डोंकी का क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, और इसको हमने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट इसमें है यहां से यहां तक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वर्क करना है, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रही है, 90 का एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स नीचे है, ठीक है। तो इसमें वर्क डन इज 0, लेकिन किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि वर्क होगा जो फोर्स इसको आगे पुश कर रही है। कोई फोर्स हमने लगाई तभी ए से बी गया, उसके कारण वर्क हो रहा है, ग्रेविटी के कारण वर्क नहीं हो रहा। बिकॉज ग्रेविटी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण है।
ये कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री या 90 डिग्री से कम। वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको आएंगे, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये वाला एंगल होता है, तो कॉस 90 होता है 0, तो इसलिए सारा 0 बन जाता है। पर ये अभी आपको समझना नहीं है, ये बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि अगर 90 का एंगल है तो वर्क डन इज 0। क्वेश्चन 6 ये समझने वाला है। A potential energy of a free falling object decreases progressively। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हमने समझा था पिछले टॉप क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट को हम यहां से गिरा दें, ड्रॉप कर दें, दैट मीन्स इसकी u है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्योंकि ये हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू mgh। ये इसका मास है, ये ग्रेविटी है, ये हाइट है, इसके कारण इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये नीचे आएगा हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। यहां पहुंचेगा हाइट 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो कह रहा है कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है तो क्या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इससे वायलेट हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एक सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। इसमें भी ऐसा ही है, जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी u से बढ़ जाएगी, 0 से बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बाय दिस फार्मूला। तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और ये वाली बढ़ती जाएगी। मिडवे में होगा, दोनों हाफ ऑफ होंगे। यहां पे पोटेंशियल 0 और सारी एनर्जी होगी किनेटिक। तो एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, नष्ट नहीं हो रही, उसका विनाश नहीं हो रहा, सिर्फ वो चेंज हो रही है। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। हाँ, जब आप एक साइकिल राइड कर रहे हो तो किस प्रकार से एनर्जी चेंज होती है? क्वेश्चन 7, आप साइकिल चलाते हो अपने मस्कुलर पावर से, तो आपकी जो मस्कुलर पावर है या जिसको बायोकेमिकल पावर भी कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी है, वो आपकी साइकिल को चलाती है। तो इसमें क्या होगा, साइकिल चल रहा है तो मतलब उसमें किनेटिक एनर्जी होगी। किनेटिक के ई, तो मस्कुलर एनर्जी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। प्लस आपने नोट किया होगा जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपका शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो मतलब थोड़ा वो हीट एनर्जी में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो आपकी मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी बदलेगी और हीट एनर्जी में भी बदलेगी। तो इसका आप क्या लिखोगे, मस्कुलर एनर्जी ये चेंज होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी किसकी है, आपके बॉडी की, साइकिल की नहीं है। तो ऐसे जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है व्हेन यू राइड ए साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी समझ लेते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन 8 में कहता है कि एक रॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो, रॉक हिलती नहीं है, तो कहां एनर्जी यूज हो रही है?
Does the transfer of energy take place when you push a rock with all your might and fail to move it? Where is the energy being spent? आपने फोर्स लगाई, रॉक तो मूव नहीं की. अगर रॉक मूव करती तो हम कहते हैं कि कुछ वर्क हुआ है, दैट मीन्स सम एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड. यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है बिकॉज रॉक इज नॉट मूविंग. तो वर्क डन जीरो, एनर्जी ट्रांसफर जीरो, क्योंकि वर्क होगा तभी एनर्जी ट्रांसफर होगी. अगर ये हल्का सा भी डिस्प्लेस होता तो कुछ एनर्जी आप इसको ट्रांसफर करते, कुछ वर्क होता, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर. फिर आपकी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? आपकी एनर्जी यूज हो रही है सिर्फ उसको पुश करने में. उस पुश करने में आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है. तो आपकी जो बॉडी एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है. आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. तो जो भी एनर्जी आपकी यूज हो रही है आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है. इस ऑब्जेक्ट को, इस रॉक को नहीं हिला रही. तो रॉक को कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही बिकॉज रॉक इज नॉट मूविंग, देयरफॉर नो वर्क इज बीइंग डन. ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको यहां विराम कर देते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया. इसको जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगले हम 1-2 वीडियो में समझ लेंगे. तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. थैंक यू.